हेलो फ्रेंड्स, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। हम जल्दी से आईटीसी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ये अक्षांश गर्ग सर की बुक है जिससे मैं आईटीसी का क्विक रिवीजन कराऊंगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और लेट्स गेट स्टार्टेड। आईटीसी जो चैप्टर है इसमें सेक्शन 16 to 21 होता है। सेक्शन 16 में एलिजिबिलिटी दी हुई है। सेक्शन 17 में अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट दिया हुआ है। सेक्शन 18 में कुछ सर्कमस्टेंसेस बताए गए हैं कि कब क्रेडिट मिल पाएगा और नहीं, और कब नहीं। सेक्शन 19 जॉब वर्क के बारे में बात करता है। सेक्शन 20 आईएसडी के बारे में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। सेक्शन 21 मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस के बारे में बात करता है। अब सेक्शन 16 क्या कहता है? क्रेडिट क्या आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमने आउटवर्ड सप्लाई देने के लिए इनवर्ड सप्लाई ली है, चाहे वो इनपुट सर्विस है या इनपुट्स हैं, कुछ भी जो हम उन पर टैक्स दे कर आए हैं, आउटपुट लाइबिलिटीज़ में से वो अमाउंट लेस हो जाता है एज अ क्रेडिट, तो जिससे हमारी आउटपुट लाइबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो आईटीसी किसको मिलेगा? केवल रजिस्टर्ड पर्सन को और उन गुड्स या सर्विसेज पर जो यूज्ड और इंटेंट टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस होते हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ने कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि कब आपको आईटीसी मिलेगा। आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपको गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, और आपका आईटीसी जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। सेक्शन 38 ने कुछ कंडीशंस दी हैं जिसके लिए जिसमें ये लिखी हुई है कि आपका आईटीसी कब रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। टैक्स अब गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए और 3B आपने फाइल कर देनी चाहिए। जनरली अगर क्विक कहें तो क्या, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो जाने चाहिए, आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना चाहिए और 3B फाइल कर देनी चाहिए। टैक्स पेइंग के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, सेल्फ इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ एंट्री, आईएसडी इनवॉइस। और अब इसने ये कहा है कि जनरली जो गवर्नमेंट को पेमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, बट लेकिन अगर मानो कि रेसिपेंट है, ठीक है, रेसिपेंट ने आपको अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तभी वो आईटीसी ले पाएगा, अदरवाइज नहीं ले पाएगा। ठीक है, 180 दिन तक अगर उसने रेसिपेंट ने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर फिर से वो पेमेंट कर देता है तो फिर से रीअवेल कर सकता है। अब कुछ कैपिटल गुड्स के बारे में उसने कहा कि डेप्रिसिएशन, अगर आप कैपिटल गुड्स पर या तो आईटीसी ले सकते हो या डेप्रिसिएशन। अगर आपने आईटीसी ले लिया है, आईटीसी ले लिया तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और डेप्रिसिएशन ले लिया है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए हुए हैं अवेल करने के लिए आईटीसी। इसने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 से जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है टू अवेल आईटीसी हुआ 30 नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आप 30 नवंबर 25 और एनुअल रिटर्न की डेट विच एवर इज अर्लियर तक ही आप क्रेडिट अवेल कर पाओगे। क्लैरिफिकेशन ऑफ टाइम लिमिट आरसीएम सप्लाई, इसने कहा है वह ना केस जब हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स रिसीव करते हैं, तो गुड्स या सर्विस रिसीव करते हैं जिसकी लाइबिलिटी आरसीएम के थ्रू हमारे ऊपर ही आती है, तो हमें इनवॉइस इशू कर देना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। टाइमली हमें इन्वॉइस दे देना चाहिए और उस इन्वॉइस के बेसिस पर ही हमें आईटीसी मिलेगा। और अगर हम इन्वॉइस टाइम पर इशू नहीं करते हैं तो हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो कि 122 सबसेक्शन 3 में स्पेसिफाइड है, अप टू मैक्सिमम 25,000 फॉर CGST एंड 50,000 फॉर IGST। एंड थर्ड पॉइंट कहता है 16 सबसेक्शन 6, अगर आप
आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है बट फिर रेवोकेशन हो गया, तो कैंसिलेशन से रेवोकेशन के बीच की रिटर्न तो आपने भरी नहीं होगी, तो आईटीसी भी नहीं ले पाओगे। तो उसने आपको लॉ ने कुछ आप ये बोल सकते हो रिलैक्सेशन दिया है कि अगर आप रेवोकेशन के 30 डेज तक अपने रिटर्न्स फाइल कर देते हो तो आपको आईटीसी मिल जाता है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, जब आपने कैंसिल किया, जब रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल किया गया था उस टाइम पे आपकी लिमिट एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए थी अवेल करने की। उसने कहा वही जो मैंने आपने को बताया, अगर रिसीवर ने सप्लायर को 180 डेज़ में पेमेंट नहीं किया तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और 180 दिन के बाद अगर उसने कर दिया है तो वो रिवर्सल फिर से रीअवेल में बन जाएगा। अब उसने कहा जो 180 डेज़ वाला रूल 3 केसेस में नहीं लगता, RCM सप्लाई, शेड्यूल 1 की डीम्ड सप्लाई जो विदाउट कंसिडरेशन वाली होती है, और थर्ड पार्टी पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर लिस्ट मेड बाय रेसिपेंट। अब इसने कहा सेक्शन 17 ने आपको अपॉर्चनमेंट कैसे करना है, जो ब्लॉक या फिर ब्लॉक क्रेडिट क्या है, जनरल बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है। जो ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, सेक्शन 17(1), 17(2) इसने ये कहा अगर आप बिजनेस के लिए, अगर आप जो सप्लाई करते हो बिजनेस पर्पस के लिए तो आईटीसी मिलेगा, नॉन बिजनेस है तो नहीं मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो मिलेगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ब्लॉक क्रेडिट के लिए कुछ नोट्स हैं जो कि ब्लॉक क्रेडिट कब होगा, मतलब क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं। इसमें दिया हुआ है FOB, HCL, L, ठीक है, और कुछ अदर पॉइंट्स। उसने कहा कब किन किन चीज़ों का आपको क्रेडिट ब्लॉक है जो नहीं मिलेगा, फूड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ व्हीकल, VVA व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब इन सब का क्रेडिट जनरली तो नहीं मिलता, लेकिन कब मिल सकता है, जब वो सेम कैटेगरी के लिए, जैसे कि रेस्टोरेंट, फूड बेवरेज, रेस्टोरेंट की सर्विस रेस्टोरेंट को दी जाए, ब्यूटी ट्रीटमेंट एक सैलून दूसरे सैलून को देता है, या फिर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बाय एम्प्लॉयर तब दी जाती है, तब उसका क्रेडिट मिल जाता है, अदरवाइज तो इन सब का क्रेडिट मिलना नहीं। और सेकेंड पॉइंट कहता है मेंबर ऑफ क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर और ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉय, ये तभी मिलेगा अगर प्रोवाइडेड अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, अब गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात आ रही है। गुड्स ट्रांसपोर्ट का क्रेडिट तो हमेशा मिल ही जाता है, लेकिन बात होती है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल की। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल में अगर वेसल एयरक्राफ्ट होते हैं तो उसके लिए तो कोई आईटीसी मिलता नहीं है। मोटर व्हीकल, केवल जो मोटर व्हीकल 13 सीटिंग कैपेसिटी जिनकी ज़्यादा है उन्हें तो आईटीसी मिल जाता है, लेकिन जिनकी कैपेसिटी 13 से कम होती है उनको मिलने में परेशानी होती है, बिकॉज उसका एक रीज़न है। अगर 13 कैपेसिटी से कम के व्हीकल तो मोस्टली सबके पास होता है, अगर आईटीसी होने लगता तो सब अपने पर्सनल व्हीकल का पर आईटीसी अवेल करने लगेंगे। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट करा। इसका मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो व्हीकल होता है उसका आईटीसी मिल जाता है, और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए वेसल एयरक्राफ्ट का नहीं मिलता, और लेस देन 13 पैसेंजर वाला नहीं मिलता, 13 से अबव वाले में मिल जाता है। और कुछ एक कॉमन पॉइंट होता है जो कि वेसल एयरक्राफ्ट और लेस देन 13 पैसेंजर में, कि अगर इन 3 कामों के लिए यूज़ किया उन दोनों को तो आपको क्रेडिट मिलेगा। उसका क्या है, FTT, या तो फर्दर सप्लाई के लिए लिया है आपने, या ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के लिए लिया है, या यूज़ फॉर ट्रेनिंग फॉर ड्राइविंग के लिए लिया है, वेसल एयरक्राफ्ट को भी, और अप टू 13 सीट्स वाले को भी। ठीक है, अब उसने कहा मोटर व्हीकल में कुछ ऐसे व्हीकल नहीं आएंगे जो व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स रेल्स, SPV फॉर बीइंग यूज्ड इन फैक्ट्री और एनी
एनी एनक्लोज प्रीमिसेस और व्हीकल जिसमें 4 व्हील से कम होते हैं और 25 सीसी तक ही कैपेसिटी होती है। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं कि ITC ऑन बस परचेज बाय कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू इट्स एम्प्लॉय फॉर देयर रेसिडेंस टू ऑफिस एंड बैक, तो इसका ITC मिल जाएगा हाँ, क्योंकि ये मोर देन 13 पैसेंजर है। बस तो 13 पैसेंजर से ज़्यादा ही लेके जाएगी ना। फिर सेकंड, ITC ऑन कार परचेज बाय कार डीलर फॉर सेल टू कस्टमर, क्योंकि फर्दर सप्लाई के लिए इसीलिए उसका ITC मिल जाएगा। थर्ड, ITC ऑन एयरक्राफ्ट परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिस यूज ऑफ CEO, इसमें से तो कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ITC नहीं मिलेगा, इसकी बात हो रही है। क्योंकि अब ब्लॉक क्रेडिट की बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, ठीक है, तो ITC नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी का होता है तो मिल जाता है। अब इसने ये कहा कि लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो मिलेगा। तो हम इसको अगर समराइज करें तो कैसे बोलेंगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का जनरली नहीं मिलता, उस पर ITC नहीं मिलेगा, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी पर हमेशा मिलेगा। ऐसे कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में और रिपेयर पर भी मिल जाती है। अब इसने कहा कंस्ट्रक्शन में क्या इंक्लूड होता है। कंस्ट्रक्शन इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन टू एक्सटेंड कैपिटलाइज्ड टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब सेकंड नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो कंपोजिशन डीलर वाले ने गुड्स इनपुट या इनपुट सर्विस ली होगी, उसका ITC उसको कभी भी नहीं मिलेगा, बिकॉज वो आगे भी तो आउटपुट टैक्स नहीं दे रहा ना, इसलिए। नेक्स्ट, जो NRTP ने गुड्स या सर्विस ली है उसका कभी ITC नहीं मिलता, एक ही है गुड्स इम्पोर्टेड बाय हिम। नेक्स्ट, ये कहता है कि गुड सर्विस जो आप पर्सनल यूज़ में लेते हो उसका कभी भी ITC नहीं मिलता। अब आप अपने लिए एक शॉप लेके आने लगो और उस पर ITC क्लेम करने लगो, नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है गुड्स लॉस्ट, स्टॉलन, डिस्ट्रॉयड, राइट ऑफ डिस्पोज ऑफ बाय गिफ्ट और फ्री सैंपल, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। गुड्स खो गया है आपने गिफ्ट में या फ्री सैंपल में दे दिया, उसके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सेप्ट एक जो 771C में जो शेड्यूल 1 दिया हुआ है उसमें विदाउट कंसिडरेशन है ना, उसके वो ही एक एक्सेप्शन है, उसके इसमें मिल जाता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता। उसने कहा सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग जो आपने टैक्स पे किया अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो उसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसके जो आपने पे करा है उसका कोई ITC नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन। अब उसने कहा कि जो आप प्लांट एंड मशीनरी है उसमें से ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्लांट मशीनरी में 3 चीज़ें नहीं आती हैं। पहले, लैंड बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट मशीनरी, टेलीकम्युनिकेशन टावर इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ plant and machinery, and pipeline laid outside the factory, inside the factory part of plant and machinery because it is outside the factory premises, that's why ये मशीन का पार्ट नहीं बन पाएगी। बहुत कॉमन और अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि आपको अब कॉमन क्रेडिट कैसे निकालना पड़ता है। कॉमन क्रेडिट में पहले हम टोटल लिख लेंगे, हमारा टोटल ITC कितना है। टोटल ITC को बाइफरकेट करेंगे अलग अलग चीज़ों में। पहले हम लिख देंगे, मान लिया हमारा 100 रुपये का टोटल ITC है। अब उसमें से टैक्सेबल बिजनेस, ठीक है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, टैक्सेबल और बिजनेस वाला कितना है, फिर एग्जेम्प्टेड और नॉन बिजनेस वाला कितना है, इसका उल्टा कर दिया, ये 2 पॉइंट बिल्कुल याद हो गए। उसके बाद ब्लॉक्ड जो हम पढ़ के आए हैं वो कितना है, अब बाकी बचा हुआ कॉमन है। अब कॉमन के 3 पार्ट होंगे, ठीक है, एक तो बिजनेस और टैक्सेबल और नॉन बिजनेस और उसके बाद एग्जेम्प्टेड। अब एग्जेम्प्टेड कैसे निकलेगा, कॉमन क्रेडिट इंटू एग्जेम्प्टेड टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। बिकॉज लेकिन ITC के चैप्टर में एग्जेम्प्टेड टर्नओवर की डेफिनेशन स्पेसिफिक दी गई है जिसमें 5 पॉइंट होते हैं,
ठीक है। जैसे कि एग्जाम टर्नओवर में पहला तो हो गया एग्जाम टर्नओवर। एग्जाम की परिभाषा आपको पता है, NEN, नॉन टैक्सेबल, 100% एग्जाम्प्टेड और निल रेटेड। सेकेंड पॉइंट RCM, आउटवर्ड सप्लाई। थर्ड पॉइंट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। फोर्थ सेल ऑफ सिक्योरिटीज, 1% ऑफ कंसिडरेशन। फिफ्थ है सेल ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। एक्सक्लूड होती है सेल ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट्स, एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट एंड सेल ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट्स। ठीक है। अब इसमें ये कहा कि जो सेल ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, ये आपने नेगेटिव लिस्ट में भी पढ़ा होगा शेड्यूल 3 में। यही वो पॉइंट है जो यहाँ पे इसमें एग्जेम्प्टेड टर्नओवर का पार्ट है, तो है लिखा हुआ है, इसका मतलब है। ठीक है। अब इसने कहा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन इंक्लूड द वैल्यू of supply of goods from duty free shops at arrival terminal in international airports to incoming passenger। और एग्जाम टर्नओवर में एक्साइज ड्यूटी, वैट, CST वगैरह नहीं लिखे। अब इसने कहा ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, हम ITC को कैसे यूटिलाइज करेंगे। IGST का क्रेडिट पहले IGST के काम आता है, फिर CGST, SGST, UTGST के लिए। CGST का पहले CGST के काम आता है, फिर IGST के। ऐसे SGST का पहले SGST के, फिर IGST के। CGST का क्रेडिट कभी SGST के काम नहीं आता और SGST का क्रेडिट कभी CGST के काम नहीं आता। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, आपको अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। बाय बाय।